सिलेक्शन इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हमने इस क्लास से पहले 3 क्लास करवा दी हैं ग्राम विकास एवं सोसाइटी की, जिसमें हमने एक टॉपिक क्लियर किया है और उस टॉपिक को क्लियर करने के बाद जिसमें 2 टॉपिक क्लियर किए हैं, एक नहीं किया। एक तो ग्रामीण प्रवेश और उसके साथ साथ पंचायती राज व्यवस्था, और दोनों ही टॉपिकों से संबंधित 2 अन्य क्लास हैं और हमने दिए प्रैक्टिस पेपर की, जिसमें प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर करवाए हैं, मतलब जो पेपर हैं वो सॉल्व करवाए हैं, साथ साथ कुछ संभावित क्वेश्चन करवाए हैं। जिन छात्रों ने वो क्लासें नहीं देखी तो पीछे जा करके हमारे प्लेलिस्ट में से उन क्लासों को पहले आप देख सकते हो, उसके बाद ही ये क्लासें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। वैसे ऐसा नहीं है कि ये यहीं से स्टार्ट करोगे तो समझ में नहीं आएंगी, ये बिल्कुल आएंगे, क्योंकि मैं कोई भी क्लास स्टार्ट करता हूँ तो बहुत बेस से स्टार्ट करता हूँ। आज हमारा नया टॉपिक होगा क्लास का, वो टॉपिक है भूमि सुधार एवं भूमि बंदोबस्त। मतलब आवश्यकता के अनुसार भूमि में क्या क्या सुधार किए गए, उसके साथ साथ कौन सी व्यवस्थाएं बनाई गई और वो व्यवस्थाएं कितनी भारत के लिए कारगर रहीं और कितनी किन के लिए कारगर रहीं, जिन्होंने बनाई उनके लिए कारगर रहीं या भारत के लिए कारगर रहीं। तो उसके परिप्रेक्ष्य में जैसा कि मैं आपको और बता देता हूँ, हमारी मैथमेटिक्स की क्लास भी चल रही है, साथ साथ करंट अफेयर्स की भी चल रही है। कुछ दिन में हिंदी की क्लास भी क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। तो आप निरंतर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि हम आपको अच्छी अच्छी क्लासें देते रहें। आज का जो टॉपिक है दोस्तों, वो टॉपिक है भूमि सुधार, मतलब लैंड रिफॉर्म। आज जो टॉपिक है आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये लेखपाल का मतलब होता है वो भूमि से ही होता है। ग्राम समुदाय की जो भूमि होती हैं, लेखपाल उन्हीं की पैमाइश के लिए, उनकी लेखा जोखा के लिए बनाया जाता है। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, भूमि सुधार और भूमि बंदोबस्त, लैंड रिफॉर्म एंड लैंड सिस्टम। तो जिसमें सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि ये भूमि सुधार क्या होता है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है हमें। तो भूमि सुधार से मतलब भूमि से लेकर के, मतलब जमीन से लेकर के जो भी व्यवस्थाएं हैं, कर से संबंधित व्यवस्थाएं, उसके बंटवारे से संबंधित व्यवस्थाएं या उसके नामांकन से संबंधित व्यवस्थाएं, उन पर टैक्स कैसे लगेगा कैसे नहीं लगेगा, ये सब व्यवस्थाएं भूमि सुधार के अंतर्गत आती हैं। तो सामान्य तौर पर हम ये बोल सकते हैं कि भूमि सुधार का मतलब होता है कि भूमि का उचित एवं न्यायपूर्ण बंटवारा सुनिश्चित किया जाए। क्या किया जाए? सुनिश्चित किया जाए। तो दोस्तों इसमें हमने जो बताया था आपको, वो ये बताया था कि लैंड रिफॉर्म जो होता है, वो लैंड रिफॉर्म का सीधा सीधा मतलब होता है कि कोई भी भूमि होगी और उस भूमि पर बंटवारा कैसे किया जाए। तो बंटवारा एक तो जस्टिस के आधार पर होना चाहिए, न्यायपूर्ण होना चाहिए। दूसरा, जो भी पूर्ण बंटवारा है वो इंश्योर होना चाहिए, सुनिश्चित होना चाहिए। तो भूमि सुधार का मतलब है कि कोई भी जमीन है उसका उचित एवं न्यायपूर्ण बंटवारा होना चाहिए। उसके साथ साथ बात आती है कि आखिर भूमि सुधार जो है वो विषय किसका है वर्तमान में। क्या भारतीय संविधान में इस विषय को रखा गया है? तो जी हाँ दोस्तों, भूमि सुधार जो विषय है वो वर्तमान में राज्य सूची का विषय है। जैसे कि आप देख रहे होंगे, मैंने ऑलरेडी लिखवा रखा है कि ये राज्य सूची का विषय है। बात आती है कि ये संविधान में है, तो बिल्कुल है। जब हम संविधान की 7वीं अनुसूची को पढ़ते हैं, किसे पढ़ते हैं? 7वीं अनुसूची को पढ़ते हैं। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे होंगे, संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां दी गई हैं। एक तो संघ सूची दी गई है, दूसरी राज्य सूची दी गई है, और तीसरी आपको संविधान की 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूची दी गई है। तीनों का क्या मतलब होता है, इसे अच्छे से देखते हैं। तो दोस्तों, संघ सूची का मतलब होता है कि जिस पर जो कानून है केंद्र बनाएगा। कौन बनाएगा? संसद या केंद्र। कौन बनाएगा? संसद या केंद्र। संघ सूची में वर्तमान में जो है वो 100 विषय हैं। कितने विषय हैं? विभिन्न विभिन्न तरीके के 100 विषय। जैसे जनगणना केंद्र का विषय, केंद्र या संघ कह लो।
ठीक है। वैसे ही राज्य सूची में वर्तमान में 61 विषय हैं, कितने 61। और इस पर जो कानून बनाता है, जैसे यहाँ केंद्र की संसद कानून बनाती है, यही राज्य की विधानमंडल राज्य सूची के विषय पर जो कानून बनाती है वो राज्य की विधानमंडल, जैसे पुलिस कानून राज्य के अंतर्गत दिया गया है। वैसे ही विभिन्न प्रकार के कानून राज्य की, मतलब विभिन्न मीन्स 61 प्रकार के कानून। एक होती है दोस्तों समवर्ती सूची, इसमें वर्तमान में 52 विषय हैं और इस पर जो कानून बनाने का अधिकार होता है वो दोनों मिलकर के कानून बनाते हैं। दोनों कौन? केंद्र और राज्य मिलकर के उस पर क्या बनाएंगे? कानून बनाएंगे। लेकिन एक बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि राज्य ने भी समवर्ती सूची के विषय पर कानून बना लिया और केंद्र ने भी समवर्ती सूची के विषय पर कानून बना लिया, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि केंद्र ने जो कानून बनाया है वो मान्य किया जाएगा। केंद्र के द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा, ना कि राज्य के द्वारा बनाया गया कानून। तो इस पर दोनों ही कानून बनाते हैं, लेकिन वरीयता किसे दी गई है? वरीयता केंद्र को दी गई है। अब बात आती है कि जब हम भूमि सुधार की बात करते हैं तो भूमि सुधार के कुछ ऐतिहासिक पहलुओं को जानने की आवश्यकता है। क्या रहा है भारत में भूमि सुधार का ऐतिहासिक पहलू, कहां से भूमि सुधार की बात की गई है? तो मैं आपको दोस्तों बता देता हूं कि अंग्रेजों से पहले जब ब्रिटिश लोग भारत में आए, उनसे पहले भारत में राजा महाराजा क्या करते थे? शासन करते थे। मैं आपको बता दूं तो मुगल शासक, जैसा कि आप जानते ही हो, वो भारत में क्या करते थे? शासन करते थे। तो राजाओं के समय भूमि पर जो अधिकार होता था वो राजा का नहीं होता था, जो बादशाह होता था उसका नहीं होता था, और ना ही किसी विशेष व्यक्ति का भूमि पर कोई अधिकार होता था। राजाओं के समय भूमि पर अधिकार ग्राम समुदाय का होता था। मेरा कहने का मतलब पूरे गांव को मिलकर के, गांव की एक समूह की भूमि होती थी जिस पर किसान क्या करता था? खेती करता था, और राजा को उस भूमि पर टैक्स वसूलने का अधिकार होता था। तो किसान क्या करता था? खेती करता था, और जो भी टैक्स राजा का बनता था वो किसे दे देता था? राजा को दे देता था। उस समय टैक्स की जो दर थी वो 50% समथिंग थी, 50% के लगभग थी। लेकिन वहां आरामदायक व्यवस्था क्या थी? जब मैं अंग्रेजों से आपकी तुलना करूंगा तो आरामदायक व्यवस्था राजाओं के समय भू राजस्व व्यवस्था में थी कि यदि मान के चलिए विपरीत परिस्थिति में किसान खेती कर रहा है और विपरीत परिस्थिति में वहां बाढ़ आ जाती है या बारिश आ जाती है, किसी वजह से फसल नहीं हो पाती, खराब हो जाती है, तो उस स्थिति में राजा उस किसान की फसल को क्या कर देता था? माफ कर देता था, जो अंग्रेजों के समय ऐसा देखने को नहीं मिलती थी। और क्या होता था? मान के चलिए बाढ़ आ गई या अकाल पड़ गया या भयंकर स्थिति हो गई, किसान की फसल नहीं हो पाई, तो राजा खुद अपने भंडारे से जनता के लिए क्या करता था? अनाज का वितरण करवाया करता था। और यह भी था, सबसे अच्छी बात उस समय की व्यवस्था में यह थी कि किसान को, राजा को टैक्स देने की जो उत्तरदायित्व था वो ये था कि या तो किसान नकदी में टैक्स दे सकता है, अगर उसके पास करेंसी है तो करेंसी में टैक्स दे ले राजा को। लगता है उसे कि भाई मेरे पास करेंसी नहीं है, मैं तो जो उत्पादन हुआ उसमें टैक्स दूंगा, मतलब जो भी अनाज हुआ उसमें दूंगा, तो वो दोनों ही चीज़ों के लिए उसे छूट दे रखी थी। चाहे तो वो करेंसी में, नकदी में टैक्स दे सकता है, चाहे तो वो टैक्स को अनाज के रूप में दे सकता है, जैसा कि अंग्रेजों के समय नहीं था। उसके साथ साथ जब हम बात करते हैं अंग्रेजों के समय क्या हुआ, तो अंग्रेजों के समय की मैं अगर बात करूं तो मेरी स्टार्टिंग होती है जैसे ही औरंगजेब मर जाता है। तो औरंगजेब को मरने के बाद में एक शासक होता है, मुगल शासक, जिसे हम फारुखसियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फारुखसियर बोलते हैं। फारुखसियर 1717 में उसे एक बीमारी हो जाती है और उसकी बीमारी के लिए अंग्रेज डॉक्टर आता है जिसका नाम होता है डॉक्टर हैमिल्टन। डॉक्टर हैमिल्टन क्या करता है? उस मुगल शासक फारुखसियर को ठीक कर देता है। इसी खुशी के एवज में फारुखसियर अंग्रेजों को बंगाल पर मुक्त व्यापार करने के लिए एक दस्तक जारी करता है, जिसे हम दस्तक पत्र कहते हैं। और वो दस्तक का मतलब होता है मुक्त व्यापार पत्र। किसके लिए? बंगाल के लिए।
किसको दी गई थी ये छूट? फारुखशेर के द्वारा। फारुखशेर मुगल शासक था, दिल्ली का शासक था, कि भाई बंगाल पर अंग्रेज क्या कर सकते हैं? फ्री व्यापार कर सकते हैं, उनके लिए कोई टैक्स देने की आवश्यकता नहीं रहेगी। लेकिन इसका दुरुपयोग किया गया। दुरुपयोग क्या किया गया कि उस समय बंगाल का नवाब था, जब बात 1750 के बाद की आती है, 57 की आती है, तो शुजाउद्दौला था, सिराजुद्दौला। कौन था? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था। तो क्या हुआ, अंग्रेज क्या करते थे कि खुद तो उस दस्तक पत्र से फ्री व्यापार करते ही करते थे, और बंगाल के जो स्थानीय व्यापारी थे उनको भी उस दस्तक पत्र को बेच देते थे, जिससे कि वो स्थानीय व्यापारी थे वो भी व्यापार क्या करते थे? फ्री में करते थे। तो अब आप एक बात बताइए, कोई भी राजा होता है उसकी सरकार टिकी होती है कि उसका राजस्व कितना आ रहा है, टैक्स कितना आ रहा है। और बंगाल में चाहे वो स्थानीय व्यापारी हो चाहे वो अंग्रेज व्यापारी हो, वो व्यापार कैसा कर रहे हैं? फ्री में कर रहे हैं। तो क्या उस राजा की सरकार में स्थिरता देखने को मिलेगी? सरकार कमजोर होगी? नहीं होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि टैक्स ही नहीं आएगा। आर्थिक रूप से शासक क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा। तो यही सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच मतभेद देखने को मिलता है कि भाई तुम इस दस्तक का गलत उपयोग क्यों कर रहे हो। तब 1757 में 23 जून 1757 को बैटल ऑफ प्लासी होता है, जिसमें क्या होता है कि अंग्रेज सिराजुद्दौला जो बंगाल का नवाब होता है उसके सेनापति को अपने पक्ष में ले लेते हैं और उसे लालच देते हैं कि भाई ऐसा कर, तू अपने इस राजा को हरवा दे और आने वाला शासक हम तुझे यहाँ का नवाब बना देंगे। इसके लालच में जो सिराजुद्दौला का सेनापति होता है वो आ जाता है, और वो ऐसा ही करता है। जब युद्ध होता है बैटल ऑफ प्लासी का, उसमें मीर जाफर क्या करता? मीर जाफर बड़ा सेनापति था, वो अपनी सेना को लेके ही नहीं जाता और अपने बेटे को सिराजुद्दौला के पास तलवार लेकर के भेज देता मारने के लिए। इसका नाम था मीर मदान। मीर मदान क्या करता है? सिराजुद्दौला को मार देता है, और यहाँ पर सिराजुद्दौला की क्या हो जाती है? हार। और अंग्रेज पहली बार भारत में हस्तक्षेप करते हैं बंगाल में, जिसमें वो मीर जाफर को क्या बनाते हैं? बंगाल का नवाब बनाते हैं, और उससे भू राजस्व पर टैक्स वसूल करने का अधिकार ले लेते हैं कई जिलों में, जैसे परगना जिला बंगाल का। ऐसे कई जिलों में क्या करते हैं? वो भू राजस्व का गोविंदपुर, कई जिलों में टैक्स वसूलने का अधिकार ले लेते हैं। आगे क्या होता है? जब मीर जाफर टैक्स में हस्तक्षेप करता है तो वो मीर जाफर को हटा करके मीर कासिम को शासक बना देते हैं। अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ जाती है कि मीर कासिम जो होता है वो टैक्स देने के लिए बेबस हो जाता है, उनकी मांग बहुत ज्यादा हो जाती है। और तो और वो अपने एक प्रेसिडेंस को, मतलब अपने एक जो उनका एक जो एक प्रकार से बोल सकते हो ऑफिसर जो होता है, रेजिडेंट जो होता है, उसे कलकत्ता में रखते हैं मुगल शासक उसके बंगाल के नवाब के, जिससे कि वो उसकी आंतरिक गतिविधियों को देखता रहे। तो इससे नाराज होकर के मीर कासिम अपनी राजधानी अलग ले जाता है, मुर्शिदाबाद से मंगू। वहां पर क्या करता है कि वो दिल्ली के नवाब शाह आलम द्वितीय को और अवध के नवाब शुजाउद्दौला को अपने पक्ष में ले लेता है और उनसे बात करता है कि भाई अंग्रेज हमारे साथ ऐसे ऐसे षड्यंत्र कर रहे हैं, और षड्यंत्र होने की वजह से ही प्लासी के युद्ध को कूटनीति का युद्ध भी कहते हैं। तो जब ये तीनों एक जगह इकट्ठा होते हैं तो ये प्लान करते हैं कि भाई बिहार में एक स्थान पड़ता है बक्सर, उस बक्सर पर अंग्रेजों से लड़ने का प्लान करते हैं। इस समय दोस्तों जो अंग्रेज गवर्नर होता है वो होता है मुनरो। कौन होता है? मुनरो। तो मुनरो और इनके बीच लड़ाई होती है, जिसमें इनकी क्या होती है? हार होती है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, फारुखशेर 1717, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757, सिराजुद्दौला और मीर जाफर के बीच पहला स्टेप, और दूसरे में मीर जाफर को हटा करके मीर कासिम को क्या करते हैं? अंग्रेज गद्दी बंगाल की सौंप देते हैं। लेकिन ये भी दुखी हो जाता है, और 22 अक्टूबर 1764 को मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय तीनों इकट्ठा होते हैं और अंग्रेज से क्या करते हैं? लड़ाई लड़ते हैं। कौन था अंग्रेज उस समय गवर्नर? तो हेक्टर मुनरो था। कौन था? हेक्टर मुनरो।
जहां पर ये हेक्टर मुनरो इन तीनों को हरा देता है। मात्र 20-25 मिनट युद्ध होता है, उसी में इनको हरा देता है। तब इनके बीच इलाहाबाद की संधि होती है। 1764 में हरा देते हैं और 1765 में इलाहाबाद की 2 संधियां होती हैं, जैसा कि आप देख भी रहे होंगे। पहली जो संधि होती है वो 12 अगस्त 1765 को होती है। और किन किन के बीच होती है ये पूछ लेता है, तो रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय। रॉबर्ट क्लाइव जो था वो अंग्रेज, बंगाल का अंग्रेज गवर्नर था। शाह आलम ये मुगल शासक था। इनके बीच संधि होती है। संधि ये होती है कि अंग्रेज जो हैं, या कंपनी कह सकते हो, ईस्ट इंडिया कंपनी, वो शाह आलम द्वितीय से बंगाल की, बिहार की और उड़ीसा की जमींदारी ले लेती है। मतलब दीवानी अधिकार अपने पास छीन लेती है कि भाई बंगाल, बिहार और उड़ीसा उस समय के उज्जवल राज्य थे, प्रांत थे। तो इनकी जमींदारी कौन ले लेती है? कंपनी ले लेती है कि यहां से टैक्स वसूलने का अधिकार किसके पास होगा? हमारे पास होगा। दूसरा, अवध के नवाब से कंपनी कड़ा और इलाहाबाद को छीन करके, इन दोनों जिलों को छीन करके मुगल शासक शाह आलम द्वितीय को दे देती है। और शाह आलम द्वितीय से कहते हैं भाई हम इन तीनों के एवज में तुझे 26 लाख रुपए प्रतिवर्ष वार्षिक पेंशन देंगे, और यहाँ की जमींदारी का पूरा राजस्व कौन लेंगे? अंग्रेज लेंगे, मतलब कंपनी लेंगे। ये पहली संधि थी। ये संधि हुई थी किस किस के बीच? रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय। याद रखना, इलाहाबाद की पहली संधि रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम के बीच। क्यों हुई? बक्सर युद्ध में हारने के बाद। बक्सर युद्ध किस किस के बीच हुआ? तो शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला और मीर कासिम एक तरफ, और हेक्टर मुन्नो और रॉबर्ट क्लाइव एक तरफ। ठीक है, पहली संधि 12 अगस्त 1765 को हुई है। अब दूसरी संधि होती है, जैसा कि आप देख रहे हैं 4 दिन बाद, 16 अगस्त 1765 को। इसमें क्या होता है? पहले तो ये किस किस के मध्य होती है? तो रॉबर्ट क्लाइव और जो अवध का नवाब था शुजाउद्दौला, उनके बीच होती है। इसमें क्या होता है कि जो इलाहाबाद और कड़ा शाह आलम को दिए थे, उनको छेड़ करके शेष पूरा क्षेत्र अवध के नवाब का जो बेटा था नजमुद्दौला, उसे दे दिया जाता है। और कंपनी अवध में कर मुक्त व्यापार करने के लिए अधिकार प्राप्त कर लेती है कि भाई अवध क्षेत्र में कंपनी अब क्या करेगी? कर मुक्त व्यापार करेगी। आज अवध जो क्षेत्र है वो लखनऊ वाला क्षेत्र है, आप ये ध्यान रखना। उसके बाद क्या होगा? कंपनी अवध की सुरक्षा करेगी और सेना भेजेगी, लेकिन किसके खर्च पर? ये भेजेगी अवध के नवाब के खर्च पर। तो यहां तक उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। यहीं से क्या होगा? बंगाल में द्वैत शासन, डबल गवर्नेंस स्टार्ट हो जाएगी। लॉर्ड क्लाइव क्या करेगा? बंगाल में द्वैत शासन लागू कर देगा। क्या करेगा? द्वैत शासन लागू करेगा। कब? 1765 में। कब? 1765 में। कौन? लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव जो होगा वो द्वैत शासन लागू करेगा। क्या लागू करेगा? द्वैत शासन। मतलब 2 तरह का शासन, जिसमें दीवानी अधिकार एक तरफ, या राजस्व अधिकार कह सकते हो, और निजामत अधिकार एक तरफ। निजामत, इसे आप प्रशासन अधिकार भी कह सकते हो, प्रशासनिक अधिकार या राजनीतिक अधिकार। दीवानी अधिकार मतलब कर वसूलने का अधिकार कंपनी को मिल जाएगा, कर कंपनी वसूलेगी, और प्रशासन पर अधिकार कौन करेगा? नवाब करेगा। ये क्यों किया? कि कंपनी अभी नई नई थी, उसने प्रशासनिक शक्ति अपने हाथ में नहीं ली, क्योंकि वहां की जनता भी दुखी थी। तो अंग्रेज ज्यादा लोग थे नहीं, तो उन पर जनता हावी हो जाती। इसीलिए अंग्रेजों ने मोहरा कैसे बना के रखा? नवाब को। टैक्स के माध्यम से अंग्रेज बंगाल का बुरी तरह शोषण करते थे, और नाम किसका होता था? जिस पर निजामत अधिकार थे कि भाई जो यहाँ का नवाब है वो व्यवस्था को संभाल नहीं पा रहा है। इसी के बाद ये थी ऐतिहासिक बातें कि राजस्व व्यवस्था किस तरीके से चल रही थी। अब क्या होता है? अब होता है कि जब हम भूमि सुधार की बात करते हैं, तो भूमि सुधार 2 तरीके से किया जाता है। एक तो किया जाता है भाई टेक्नोलॉजी तरीके से कि भाई तकनीकी सुधार करिए, और एक किया जाता है दोस्तों
संस्थागत रूप से कि इंस्टीट्यूट वगैरह बनाइए, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। तो जब हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी रिफॉर्म, तो इसमें सबसे पहले कृषि आधुनिकीकरण। ये कैसे होता है कि कृषि के आधुनिकीकरण पर फोकस दिया जाए, मतलब कृषि में अच्छी तकनीकी लागू किया जाए, वर्तमान परिवेश के अनुकूल कृषि की जाए, बजट कम वाली कृषि की जाए, जीरो बजट वाली कृषि की जाए। ये कृषि का आधुनिकीकरण है। कृषि का आधुनिकीकरण से आप ये भी समझ सकते हो कि भाई पहले हल से खेती होती थी, आज ट्रैक्टर से खेती होना स्टार्ट हो जाए, तो ये क्या है, कृषि का आधुनिकीकरण है। दूसरी बात, बेहतर सिंचाई व्यवस्था, नालियां बनवाई जाए पक्की। पहले कच्ची नालियों में ही पानी चलता रहता था तो बहुत सारा पानी वेस्ट हो जाता था, तो ये पक्की नालियां, मतलब कृषि जो सिंचाई व्यवस्था है उसे बेहतर किया जाए। दूसरा, अच्छी भंडारण व्यवस्था की जाए, मतलब जो किसान का उत्पाद आता है, जैसे मान के चलिए आलू है तो उसे रोकने के लिए, वरना तो खराब हो जाएगा बहुत जल्दी, टमाटर है उसे रोकने के लिए, गोभी है उसे रोकने के लिए भंडारण व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, तकनीकी रूप से दक्ष होनी चाहिए। फिर बाजार तक आसान पहुंच होनी चाहिए। जो भी एक्सेस होता है, जो भी उत्पादन होता है किसान का, वो आसानी से बाजार में पहुंचना चाहिए। तो परिवहन व्यवस्था वगैरह, जैसे किसान रेल बनाई है सरकार ने, इस तरह की व्यवस्था तकनीकी सुधार माना जाता है। उसके साथ साथ उन्नत किस्म के बीज और कीटनाशक, उसके साथ साथ खाद, कीटनाशक और बीज, सीड्स, सोसाइटियों के माध्यम से अच्छे बीजों का उत्पादन होना चाहिए, प्रमाणित बीज होने चाहिए, जिससे कि किसान की उत्पादकता ज़्यादा हो। भाई पर हेक्टेयर उसका उत्पादन ज़्यादा होगा, अच्छे बीज होंगे तो, सर्टिफाइड बीज होंगे तो। अच्छी वितरण व्यवस्था हो, ठीक है भाई, वितरण व्यवस्था जितनी अच्छी होगी, डिस्ट्रीब्यूशन व्यवस्था, उतना ही किसान के लिए आसानी हो जाएगी। फिर कृषि में उन्नत उपकरणों का यूज किया जाए, जो भी उपकरण, चाहे वो उत्पादन में यूज किए जाए, चाहे कृषि करने की प्रक्रिया में यूज किए जाए, ट्रैक्टर है, अन्य मशीनें हैं, खेत जोतने की मशीन, बीज बोने की मशीन, खेत को काटने वाली मशीन, तो उन्नत उपकरण होने चाहिए, अनाज को ले जाने वाली मशीन और तकनीकी का उपयोग। मान लो खेत काटने की मशीन है तो नॉर्मल मशीन ना होकर के टेक्नोलॉजी पर बेस्ड ज्यादा होनी चाहिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों तकनीकी सुधार आपको समझ आ गया होगा। उसके साथ संस्थागत सुधार होना चाहिए, जैसे कुछ संस्थाएं और वो अपने विभिन्न प्रोग्रामों के माध्यम से या व्यवस्थाओं के माध्यम से क्या करें, कृषि में सुधार करें। तो जैसे जमींदारी प्रथा उन्मूलन, ये सुधार किया गया। तकनीकी सुधार में क्या, कृषि के आधुनिकीकरण पर फोकस दिया गया, बेहतर सिंचाई व्यवस्था पर फोकस दिया गया, अच्छी भंडारण व्यवस्था पर फोकस दिया गया, बाजार तक पहुंच आसान की गई परिवहन के माध्यम से, पक्की सड़कों के माध्यम से, उन्नत किस्म के बीज, उर्वरक और कीटनाशक सोसाइटियों के माध्यम से, विभिन्न सरकारी दुकानों के माध्यम से प्रोवाइड कराए गए। अच्छी वितरण व्यवस्था, FCI वगैरह बनवाई गई, जिसमें आसानी से किसान का ये सामान ये वितरण हो जाता है और किसान को मिल जाता है। उन्नत किस्म की आज भी टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ यूज की जा रही है। संस्थागत में हमने जमींदारी प्रथा उन्मूलन की बात की। जो बिचौलिया थे, कंपनी मतलब बाजार और किसान के बीच में जो बिचौलिया थे, उनको क्या किया जाए, उनको कम किया जाए। भूस्वामित्व कृषकों को हस्तांतरण किया जाए, भूस्वामित्व कृषकों को हस्तांतरण, मतलब किसानों को भूमि पर स्वामित्व का हस्तांतरण किया जाना चाहिए, उनको अधिकार मिलना चाहिए। खेतों के आकार में सुधार किया जाए, किसके माध्यम से, जैसे चकबंदी के माध्यम से, चकबंदी के माध्यम से और हकबंदी के माध्यम से। चकबंदी का मतलब है कि मान लो एक गांव के आसपास एक किसान है, उसकी एक जमीन एक गांव के पास है, दूसरी जमीन दूसरे गांव के पास है, तीसरी जमीन तीसरी, तो बस चकबंदी व्यवस्था में इस जमीन को किसी एक जगह किसान को दे देना, जिससे कि किसान के खेत का आकार भी बढ़ जाएगा और एक जगह जब जमीन हो जाएगी तो किसान आसानी से उस जमीन को कर पाएगा। उसके साथ हकबंदी में तो जो सरकारी कागजात होते हैं, जैसे खसरा है, खतौनी है, उसमें किसान के नाम को नामांकित किया जाए। और सबसे बड़ी बात, लगान में कमी की जाए। लगान में कमी होगी तो किसान आसानी से, किसान जो है वो किस खेती को करने में क्या लेगा, रुचि लेगा।
तो ये तो थे भूमि सुधार के दो तरीके, एक तकनीकी और एक संस्थागत। इसके साथ साथ अब बात आती है भाई स्वतंत्रता से पूर्व जो है क्या सुधार किया गया था, मतलब भूमि व्यवस्था क्या थी। सुधार तो क्या कि भूमि व्यवस्था आखिर में रियल में क्या थी भूमि व्यवस्था, ये चीज जानना जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात बताऊं तो भारत में 1772 में, कब 1772 में अंग्रेज गवर्नर जनरल आया था जिसका नाम था वारेन हेस्टिंग्स। वारेन, जब द्वैध शासन से किसानों का शोषण किया गया, जब द्वैध शासन के माध्यम से लॉर्ड क्लाइव द्वारा किसानों का क्या किया गया, शोषण किया गया, क्योंकि 1765 से 1772 तक लॉर्ड क्लाइव भारत का बंगाल का गवर्नर जनरल रहा था, बंगाल, बिहार और उड़ीसा का। उसने किसानों की स्थिति बुरी तरीके से कर दी, बुरा हाल हो गया किसानों का। तो वारेन हेस्टिंग्स को लाया गया 1772 में, तो जिसने एक व्यवस्था बनाई जिसे इजारेदारी व्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? इजारेदारी, या तो हम इसे ठेकेदारी व्यवस्था भी कह सकते हो। इसमें क्या होता था कि कंपनी जो होती थी वो जमीन की नीलामी करती थी, जो जमीन थी उस जमीन की क्या करती थी, नीलामी। तो इसमें क्या होता था कि जमींदार जो होता था वो अपने स्वाभिमान के लिए काफी महंगी महंगी बोली लगाते थे, जिससे महंगी जमीन किसानों को क्या करनी पड़ती थी, लेनी पड़ती थी, और बचत उतनी हो नहीं पाती थी। जब जमीन ही वो महंगी पर लेंगे तो उत्पादन उतना ज्यादा कहां से हो जाएगा, उसमें लाख भी लगानी पड़ती है। तो इसमें किसानों का बड़ा बुरा हाल हुआ था। ये पंचवर्षीय व्यवस्था, शुरू में ये व्यवस्था 5 वर्षों के लिए लागू की गई थी, मतलब जो भी नीलामी की जाएगी वो नीलामी 5 वर्ष के लिए की जाएगी। और 1773 में इसे बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू किया गया। किसमें? बंगाल प्रेसिडेंसी, प्रेसिडेंसी मतलब प्रांत में लागू किया गया था इसे। बाद में 1977 में इसी व्यवस्था को चेंज किया गया और इसे वार्षिक रूप से, जो नीलामी 5 वर्ष के लिए होती थी इजारेदारी में, ठेकेदारी व्यवस्था में, उसे 1 वर्ष के लिए कर दिया गया। लेकिन हुआ ये कि इसकी शिकायत गई इंग्लैंड में कि भाई ये जो है बहुत बुरा हाल करिए। देख, जैसा कि आप देख भी रहे हो, वारेन हेस्टिंग्स की ये ठेकेदारी व्यवस्था ने किसानों की स्थिति को दयनीय कर दिया, बहुत बुरा हाल हो गया। तो तब लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा इस व्यवस्था को क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा, क्योंकि 1784 में इंग्लैंड ने इसे समाप्त करने की बात कही थी। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो इस समय का ब्रिटिश गवर्नर जनरल था, वो क्या करेगा, इस व्यवस्था को, इजारेदारी व्यवस्था को पूछ लिया जाएगा आपसे कि इजारेदारी व्यवस्था क्या थी, तो बता देना ठेकेदारी व्यवस्था, जमीन को नीलाम करना ठेके पर। किसने समाप्त की? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। बनाई किसने थी? वारेन हेस्टिंग्स ने। कब लागू हुई बॉम्बे प्रेसिडेंसी में? 1773 में लागू हुई थी। ठीक है, क्या किसानों की स्थिति सुधरी? बिल्कुल नहीं सुधरी, और किसानों की स्थिति आर्थिक रूप से क्या हो गई, आर्थिक रूप से दयनीय हो गई किसानों की स्थिति। उसके बाद एक नई व्यवस्था लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा तैयार की जाती है वर्ष 1791 में। इसमें ये तैयार की जाती है, 1791 से पहले इस व्यवस्था को जॉन सोर द्वारा बनाया गया था, इसीलिए 1790 में इसे जॉन सोर व्यवस्था भी कहते हैं। लेकिन बाद में 1791 में इसे कौन स्थापित करेगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस, और इनके साथ साथ 2 और होंगे जिनका नाम जेम्स ग्रांट। तो 3 लोग हो गए, लॉर्ड कॉर्नवालिस, जेम्स ग्रांट और जॉन सोर। तो आपसे पूछ लेगा, इस व्यवस्था को जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जमींदार को अधिकार बहुत ज्यादा मिलने लगे। जमींदारों ने धीरे धीरे किसानों की जमीन को हड़पना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि कंपनी इसमें जो एग्रीमेंट करती थी टैक्स के लिए, वो जमींदारों से करती थी, किसानों से नहीं करती थी। जमींदारों से उस क्षेत्र की जमींदारी क्या कर देती थी, नीलाम कर देती थी, और एक निश्चित दर फिक्स कर देती थी कि भाई हमें जमींदारों से इतना चाहिए। अब जमींदार किससे वसूलते थे? किसानों से वसूलते थे। तो जमींदारों ने बुरे हाल पर, मतलब बुरी तरीके से इस व्यवस्था के तहत किसानों का शोषण किया, क्योंकि वो खुद भी तो अपने लिए लेंगे। ठीक है, इस व्यवस्था को इसीलिए जमींदारी व्यवस्था भी कहा गया, और इसके साथ साथ इसे इस्तेमारी व्यवस्था भी कहा गया। विस्वेदारी कह सकते हो या इस्तेमारी व्यवस्था कह सकते हो। तो इसे इस्तेमारी व्यवस्था और विस्वेदारी व्यवस्था भी कहा गया। लेकिन पूर्णतः इसे लागू जो किया गया, वो लागू किया गया था 22 मार्च 1793 को। कब? 22 मार्च 1793 को। पूछ लेगा क्यों आई? तो ये व्यवस्था इसीलिए आई थी दोस्तों,
कि कार्नवालिस उसने वारेन हेस्टिंग्स की जो व्यवस्था थी, ठेकेदारी व्यवस्था, इजारेदारी व्यवस्था, उसके दोस्त, उसमें जो दोस्त थे उनको दूर करने के लिए आई थी। पूछ लेगा स्थायी बंदोबस्त भारत के कितने क्षेत्र पर लागू था, तो ये भारत नहीं पूछेगा, ब्रिटिश भारत, जहां जहां ब्रिटिश भारत का शासन था उसके 19% भाग पर यह लागू थी। कितने पर लागू थी? ब्रिटिश शासन के 19% भाग पर यह व्यवस्था लागू थी। सबसे पहले 1793 में, 22 मार्च 1793 में इस व्यवस्था को बिहार, बंगाल और उड़ीसा में लागू किया गया। धीरे धीरे उत्तर प्रदेश के बनारस में भी लागू किया गया इसे। कहां पड़ता है बनारस? यूपी में। और दक्षिण राज्य उत्तरी कर्नाटक में भी इस व्यवस्था को क्या किया गया? लागू किया गया। ध्यान रखना 1794 में इस व्यवस्था में एक नियम और बनाया गया। 1794 में उस नियम का नाम था सूर्यास्त का कानून या सूर्यास्त का नियम। इसका मतलब यह होता था कि जमींदारों को यह मौका दिया जाता था कि भाई इस तारीख के इस सूर्य उदय होने, सूर्यास्त होने तक आपको जो भी जमींदारी के टैक्स है वो देना पड़ेगा, और जो कोई उस तारीख के सूर्यास्त से पहले टैक्स नहीं देता था तो उसकी जमींदारी क्या कर दी जाती थी? नीलाम कर दी जाती थी। वो जमींदारी फिर किसी दूसरे को दे दी जाती थी। इसी को सूर्यास्त का नियम कहा गया। इसमें आपसे पूछे कर किस पे लिया जाता था, तो भूमि पर कर लिया जाता था। जब ये इसीलिए ठीक नहीं रही, भूमि पर कर लेने का मतलब भाई चाहे बाढ़ आए या तूफान आए, कम हो उत्पादन या ज्यादा हो, जितनी भूमि है आपको हर हालत में उतना टैक्स देना ही पड़ेगा। हर हालत में आपको उतना टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स की अगर आपसे पूछी जाए कि जो लगान का जो समझौता था वो किसके बीच था? वो जमींदार और कंपनी के बीच था। किसके? जमींदार और कंपनी के बीच था। जिसमें क्या हुआ? दूरस्थ जमींदारी बढ़ गई। जमींदार क्या करता था? कंपनी से जमीन ले लिया था एक फिक्स पे, और उससे अधिक पे क्या कर देता था? दूसरे जमींदार को नीलाम कर देता था, खुद ऐशो आराम के लिए बाहर चला जाता था। इसीलिए जमींदारी व्यवस्था पर ज्यादा फोकस नहीं दिया गया, और किसानों का बड़े पैमाने पर क्या हुआ? जमींदारों ने शोषण किया और उनकी जमीनों को हड़पना स्टार्ट किया। ये बोलते हैं स्वतंत्रता तक लगभग 50 से 60% किसान क्या हो गए? किसानहीन हो गए, भूमिहीन हो गए, क्योंकि जमींदारों ने उनकी जमीन को क्या कर लिया? जमींदारों को दे दिया। और ये ध्यान है, जमींदार कंपनी को क्या देते थे? एक निश्चित राजस्व जो तय होता था। लगान की दर इसमें स्थायी रखी थी कि भाई जो भी लगान की दर है वो स्थायी रहेगी, इसमें संशोधन की कोई भी संभावना नहीं रहेगी। तभी तो इसे स्थायी बंदोबस्त बोला गया। तो इसमें क्या होता था कि अंग्रेजों को ऐसा लगा कि इसमें भाई हमें घाटा हो रहा है। क्यों हो रहा है घाटा? कि हमने तो दर निश्चित कर दी कि भाई ये दर फिक्स है, लेकिन मानसून जैसी स्थिति होती है तो फसल अच्छी होती थी किसानों की, लेकिन टैक्स वही रहता था। तो अंग्रेजों ने क्या किया? आने वाले समय में जैसे जैसे उन्होंने अपना क्षेत्र बढ़ाया तो वहां पर ये स्थायी बंदोबस्त को न ऐड करके एक नई व्यवस्था लागू की कि भाई उसमें टैक्स ये नहीं रहेगा, टैक्स में बदलाव किया जा सकता है। तो इस व्यवस्था में टैक्स में बदलाव की स्थिति नहीं थी, जो तय कर दी वही स्थिति थी। ध्यान रखना। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हैं इसमें, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी और जमींदार के बीच यहां राजस्व तय होता था, और उसमें क्या होता था कि जमींदार कंपनी को कितना देता था? तो 10/11 तो कंपनी को दिया जाता था, और 1/11 जमींदार रख लेता था। अपना टैक्स वसूलने का कितना लेता था? 1/11। ध्यान रखना, ये जमींदार लेता था। ये मैं पहले ही बता चुका हूं कि लॉर्ड क्लाइव जब दूसरी बार भारत में आया था तो उसने क्या 1765 में द्वैत शासन लागू किया था, जिसमें एक दीवानी विषय था और एक निजामत विषय था, और लगान वसूली का अधिकार प्राप्त किया। 20 अक्टूबर 1773 रेगुलेटिंग एक्ट बना, और इसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल, लॉर्ड क्लाइव खुद क्या बन गया? बंगाल का गवर्नर जनरल नहीं, बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया। ये ध्यान रखना। कह रहा लॉर्ड क्लाइव द्वारा चलाए गए द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया। 1 फरवरी 1785 तक बंगाल का गवर्नर जनरल ये क्या रहा? बना रहा, और इजारेदारी व्यवस्था उसके बाद फिर क्या की गई थी? वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा लागू की गई थी। ये थोड़ा सा वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में है। अब एक दूसरी व्यवस्था आती है दोस्तों, रैयतवाड़ी। इसका मतलब था कि इसमें रैयत का मतलब होता है किसान। रैयत का मतलब क्या होता है? रैयत का मतलब होता है किसान। और इस व्यवस्था में
किसान जमीन का मालिक होता था। किसान क्या होता था? जमीन का मालिक। आपसे पूछे रैयत का मतलब, तो रैयत का मतलब होता है किसान, और किसान ही क्या रहेगा? जमीन का मालिक होगा, ध्यान रखना। सबसे पहले यह व्यवस्था किसने लागू की? तो अलेक्जेंडर रीड ने। किसने? अलेक्जेंडर रीड, ध्यान रखना। कब? 1792 में। कहां पे? महाराष्ट्र का एक जिला पड़ता है बारामहल जिला। तो सबसे पहले रैयतवाड़ी व्यवस्था महाराष्ट्र के बारामहल जिले में लागू की गई। कितने वर्ष के लिए? 10 वर्ष के लिए। किसान से जो एग्रीमेंट होता था, अब यहां क्या होगा? कंपनी सीधे किसान से एग्रीमेंट करेगी। यहां से अब जो मध्यस्थ थे, जमींदार थे, उनको हटा दिया गया, क्योंकि जमींदारों ने लापरवाही करना स्टार्ट कर दिया। तो पूछ लेगा रैयत व्यवस्था में किस किस के बीच एग्रीमेंट हुआ? तो ये एग्रीमेंट हुआ किसान और कंपनी के बीच। और आगे चल के 1820 में मद्रास का गवर्नर जनरल था थॉमस मुनरो, ध्यान रखना। थॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को अपने क्षेत्र में लागू किया। और मैंने जैसे कि आपको बताया कि यहां किसान प्रत्यक्ष रूप से क्या देता था? टैक्स देने के लिए उत्तरदायी होता था। टैक्स देने के लिए क्या होता था? उत्तरदायी। अब यहां क्या हो गया कि जो कर व्यवस्था भूमि पर थी, अब वो उत्पादन पर हो गई। जितना उत्पादन होगा उतना टैक्स देना पड़ेगा आपको। और ये इसमें उत्पादन का 1/2 मतलब 50% तक टैक्स की व्यवस्था थी। मतलब कुल उत्पादन का आपको 1/2% कंपनी को देना पड़ेगा, किसान को। इसी को हम बोलते हैं रिकार्डो का सिद्धांत। रिकार्डो के सिद्धांत में जो टैक्स की बात की गई है वो कुल उत्पादन पे की गई है, ध्यान रखना इसमें। ये किस किस चित्र पर? तो मैंने ये बताई थी रैयतवाड़ी जो व्यवस्था थी वो इस्तेमारी या स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था थी, वो ब्रिटिश भारत के, पूरे भारत नहीं, जहां ब्रिटिश का शासन था वो ब्रिटिश भारत के 19% भाग पर थी। लेकिन रैयतवाड़ी व्यवस्था ये सबसे ज्यादा थी, ये 51% भाग पर थी। कितने पर थी? 50 से 51% भाग पर। और कहां कहां? जैसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी में कौन कौन आता था? महाराष्ट्र और गुजरात में ये लागू थी। मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू थी, आसाम में लागू थी, सिंध में लागू थी। इतना जरूर ध्यान रखना कि ये इस व्यवस्था के तहत किसानों का बुरा हाल था। ये बोला जाता है कि इस व्यवस्था की जो दर थी 50%, तो आप यहीं देख रहे हो कई जगह 70% देखी जाने लगी। जमींदारों ने तो शोषण नहीं किया दक्षिण भारत में, लेकिन महाजन थे, महाजन बोलते थे दक्षिण भारत में, महाजनों ने बड़े पैमाने पर किसानों का क्या किया? शोषण किया। इसमें टैक्स की दर 70%। किसान को क्या बचेगा? उसमें लागत भी लगाएगा, अपने बच्चों का भी पेट भरेगा। 70% के बाद 30% बचता है उसको। लागत वागत सब कुछ होता है उसमें, मेहनत होती है उसकी पूरी। तो बोलते हैं किसानों का, अंग्रेजों की जो भू राजस्व व्यवस्था थी उसमें किसानों का हमेशा क्या हुआ? शोषण हुआ। इसमें एक बात और थी कि जो भी ये रैयतवाड़ी व्यवस्था है इसकी 30 वर्ष बाद क्या की जाएगी? समीक्षा की जाएगी, क्या सही है इसमें और क्या गलत है। तो रिकार्डो का सिद्धांत आपको पता चल गई, राजस्व फिक्स था, ये बात पता चल गई रैयतवाड़ी में, ठीक है। अब एक नई व्यवस्था और आती है जिसका नाम था महलवाड़ी व्यवस्था। क्या नाम था इसका? महलवाड़ी। वैसे अधिकांश व्यवस्था पंजाब वाले क्षेत्र पर लागू थी। कौन से पर? पंजाब वाले पर। उस समय पंजाब काफी बड़ा क्षेत्र था। महल का मतलब होता है गांव या गांव का समूह, गांव या गांव का समूह। अब महलवाड़ी व्यवस्था के तहत अंग्रेजों ने क्या किया कि गांव से टैक्स लेना स्टार्ट कर दिया, पूरे गांव से। किससे? पूरे गांव से। अंग्रेज अब टैक्स पूरे गांव से लेंगे। अंग्रेज अब टैक्स पूरे गांव पे वसूलेंगे। तो गांव पर वसूली का समझौता हुआ। तो ये अब एग्रीमेंट किस किस के बीच हुआ? गांव के मुखिया के बीच और सरकार के बीच। महलवाड़ी व्यवस्था में जो एग्रीमेंट था वो क्या होता था? पूरे गांव के किसान नहीं टैक्स देते थे, वो किसान मुखिया को टैक्स देते थे, और वही टैक्स कहां पहुंच जाता था? राजा के पास पहुंच जाता था, मतलब कंपनी के पास पहुंच जाता था। इसमें क्या होता था? थोड़ा फायदा था कि मान लो एक दो किसान ऐसा है जो टैक्स नहीं दे सकता, तो फिर वो उस पर छूट मिल जाती थी उसे, क्योंकि पूरा गांव मिलकर के टैक्स देता था, तो उस एक सिंगल या इंडिविजुअल किसान पर फोकस नहीं दिया जाता था। इस बात से ये अच्छी थी। 1819 में ये
मैकेंजी होल्ट के द्वारा लागू की गई थी, साथ साथ इसमें थॉमसन और वर्ल्सन ये लोग भी इंक्लूड थे। तो 1819 में किसके द्वारा? होल्ट मैकेंजी के द्वारा। ये मैकेंजी है, क्या है? मैकेंजी, होल्ट मैकेंजी। 1822 में इसे कानूनी रूप किसने दिया? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने दिया। भाई इस पर कानूनी रूप से इसे लागू किया गया। लॉर्ड हेस्टिंग्स के कार्यकाल को यदि हम देखते हैं तो 1813 से 1823 के बीच माना जाता है। इसके समय तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था और ये लॉर्ड हेस्टिंग्स वही व्यक्ति है जिसने पिंडारियों का क्या किया था? दमन किया था। क्या किया था? पिंडारियों का दमन किया था। किसने? लॉर्ड हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स अलग है, लॉर्ड हेस्टिंग्स अलग है। यह व्यवस्था ब्रिटिश भारत के 30% भाग पर, कितने पर? ब्रिटिश भारत के 30% भाग पर लागू की गई थी। कितने पर? 30% भाग पर, 30%। तो तीनों समझ में आ गई। स्थायी व्यवस्था जो थी 19% भाग पर, रैयतवाड़ी व्यवस्था ब्रिटिश भारत के 51% भाग पर, और महलवाड़ी व्यवस्था ब्रिटिश भारत के 30% भाग पर। कहां कहां लागू की गई? तो ये मध्य प्रांत में लागू की गई और पंजाब में। मध्य प्रांत में कौन कौन आता है? मध्य प्रांत में उस समय आता था एमपी, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। आज जो एमपी, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ है ना, पहले ये मध्य प्रांत बोला जाता था। उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रांत बोला जाता था। तो ये मध्य प्रांत में लागू की गई थी और पंजाब के क्षेत्र में लागू की गई थी। तो ये भी आपको क्लियर होनी चाहिए। महलवाड़ी व्यवस्था के बारे में कुछ एक दो फैक्ट। तो इसमें बोला गया महलवाड़ी व्यवस्था का मतलब कई गांवों को मिलाकर एक संगठन बनाना। यहां पर जो गांव व्यक्ति मुखिया नहीं होता था, गांव के समूह से एक मुखिया बनाया जाता था और यही व्यक्ति क्या करता था? गांव से पूरा टैक्स लेकर के किसे देता था? सरकार को देता था। कितने % क्षेत्र पर थी ये लागू? तो भारत नहीं, ये ब्रिटिश भारत होगा। क्या होगा? ब्रिटिश भारत। ये ब्रिटिश भारत के 30% भाग पर। तो उत्तर मध्य भाग था और पंजाब, ये दोनों शामिल थे इसमें। तो पूछ लेगा कि महलवाड़ी जो व्यवस्था है इसका श्रेय किसे जाता है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग को जाता है। ये वही व्यक्ति है जिसने सती प्रथा का क्या किया था? उन्मूलन किया था। क्या किया था? उन्मूलन किया था। किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। अकबर के समय भी इस तरह की एक व्यवस्था थी। तो अकबर ने अपने वर्ष के 24वें वर्ष, लगभग 1580 में, उसका एक राजस्व मंत्री था जिसका नाम था टोडरमल। टोडरमल के साथ मिलकर के एक भू राजस्व व्यवस्था निकाली थी जिसे हम बोलते थे, जिसे उस समय बोला जाता था दहसाला व्यवस्था। इसमें क्या होता था कि 10 साल के लिए एवरेज करके जो भी टैक्स होता था वो किसान से लिया जाता था। मतलब किसी साल कम हो रहा है, किसी साल ज्यादा हो रहा है, किसी साल कम हो रहा है, किसी साल ज्यादा हो रहा है, तो ये 10 साल का एवरेज मिला करके किसान से टैक्स वसूल किया जाता था। तो ये काफी अच्छी व्यवस्था थी। और दहसाला व्यवस्था के जनक किसे मानते हैं? टोडरमल को मानते हैं। किसके कार्यकाल में? अकबर, मुगल शासक अकबर। ठीक है ना, ये सम्राट अकबर बोलते हैं ऐसे। तो हम ये बोल सकते हैं अंग्रेजों के समय जो मुगलकालीन व्यवस्था थी अकबर वाली, उसे बस स्थायी स्वरूप दिया गया था। और टोडरमल के समय ये बनी थी तो इस व्यवस्था को टोडरमल व्यवस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टोडरमल व्यवस्था। उसके बाद मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि फाइनली हम क्या देख रहे हैं इन व्यवस्थाओं में। फाइनली हम ये देख रहे हैं कि इनका उद्देश्य क्या है। जो ये व्यवस्थाएं हैं इनका उद्देश्य क्या है, जो भू राजस्व व्यवस्था बनाई गई हैं। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे होंगे कि भू राजस्व व्यवस्था का आखिर उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य ये था, अंग्रेजों की ओर से अगर मैं बात करूं तो एक तो कैसे भी करके भू राजस्व को बढ़ाया जाए, जो रेवेन्यू है, लैंड रेवेन्यू, उसे बढ़ाया जाए। तो उसे बढ़ाने के लिए अंग्रेज क्या करेंगे? विभिन्न प्रकार के विभाग बनाएंगे और विभिन्न प्रकार के टैक्स वसूलने की दर में परिवर्तन करेंगे। देखेंगे कहां कैसा टैक्स मिलना चाहिए। और क्या था अंग्रेजों की मंशा? के खर्च को भू राजस्व व्यवस्था के माध्यम से कम किया जाए। ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि टैक्स वसूलने में भी खर्च ज्यादा ना हो, इसीलिए वो दूसरों को नीलाम कर देते थे। और जो लीकेज था, टैक्स वसूलने में जो लीकेज था, इसके माध्यम से उस लीकेज को भी कम करने का प्रयास किया गया। और दायित्व सौंपा गया। कहीं पर किसानों को दायित्व दिया गया, कहीं पर गांव के मुखिया को दायित्व दिया गया और कहीं पर
जमींदारों को दायित्व दिया गया, कहीं किसान को, रैयत को दायित्व दिया गया उनकी व्यवस्था में, कहीं महाल मीन्स गांव के मुखिया को, और कहीं जमींदारों को दायित्व दिया गया। और क्या था मकसद इनका? और मकसद ये था कि अंग्रेज यदि भारत में रहेंगे तो अंग्रेज जो व्यापार करते थे इन व्यवस्थाओं से पहले, प्लासी से पहले, तो उन्हें इंग्लैंड से पैसा मंगाना पड़ता था यहां से व्यापार करने के लिए और अपनी सेना रखने के लिए। अब क्या होगा, जब ये बोरा जैसे व्यवस्था बना देंगे तो अब इनको ब्रिटेन से पैसा नहीं लाना पड़ेगा। पहले ये बोला जाता था शुरुआती दौर में जब अंग्रेज व्यापार करने के लिए आते थे तो ढेर सारा सोना बाहर से भारत में आता था, लेकिन भारत का जो व्यापार था वो काफी समृद्ध था, भारत बाहर से उतना मंगाता ही नहीं था, तो अंग्रेजों के पक्ष में व्यापार का घाटा जाता था और भारत लाभ में रहता था व्यापार में। तो जैसे ही अंग्रेजों ने प्लासी पर युद्ध किया, प्लासी पर जीत हासिल की, उस समय से जैसे ही उन्होंने राजस्व व्यवस्था की ओर फोकस किया, दीवानी व्यवस्था की ओर फोकस किया, तब से अंग्रेजों ने ब्रिटेन से मुद्रा मंगाना खत्म कर दिया। सोना आना अंग्रेज ब्रिटेन से क्या हो गया, खत्म हो गया, क्योंकि अब अंग्रेज क्या करेंगे, षड्यंत्र के माध्यम से विभिन्न प्रकार के बंदोबस्त बनाएंगे और उन बंदोबस्त से पैसा वसूल करके कहां ले जाएंगे, उससे सामान खरीद करके इंग्लैंड ले जाएंगे, जिससे भारत निरंतर क्या होता चला गया, कमजोर होता चला गया। भारत के किसानों का बुरा हाल, भारत के जो उद्योग थे उनका बुरा हाल। तो ये थी भू राजस्व व्यवस्था, जिसमें हमने आपको पढ़ाया कि भाई भूमि सुधार क्या होता है। अगली जो क्लास आएगी वो टोटल भूमि सुधार और भू पैमाइश पर होगी। कि हमने ये बताया कि भाई जमीन जो है उसका उचित एवं न्यायपूर्ण बंटवारा सुनिश्चित होना चाहिए, और ये जो भूमि विषय है वो किसका है, राज्य का विषय है। इसके बाद हमने बताया कि भाई राज्य ये विषय कहाँ है, तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूची दी गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और केंद्र सूची, जिसमें हमने आपको बताया था कि संघ सूची में इस समय 100 विषय हैं और उस पर कानून केंद्र सरकार बनाती है, संसद बनाती है। राज्य सूची में इस समय 61 विषय हैं और उस पर कानून राज्य विधानमंडल बनाता है, और समवर्ती सूची में इस समय 52 विषय हैं और इस पर केंद्र और राज्य मिलकर के कानून बनाते हैं, लेकिन केंद्र और राज्य उस विषय पर, समवर्ती सूची के विषय पर कानून बना लेते हैं। तो ध्यान रखना, केंद्र का जो विषय होता है उसको वरीयता दी जाती है। और इन तीनों सूचियों में जैसे कि आप देख रहे हो, ये जो तीनों सूचियां हैं, देखो ये तीनों सूचियां, एक में 100 विषय, एक में 61 विषय और एक में 52 विषय। इन विषयों के अलावा जो कोई विषय होता है और वो इनमें शामिल नहीं है और कोई नया विषय है, उसे अवशिष्ट विषय कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? अवशिष्ट विषय कहते हैं, अवशिष्ट विषय। और अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार हमारी संसद को होता है। कैसे होता है? संसद को होता है। लेकिन भारत शासन अधिनियम एक्ट 1935 आपने पढ़ा होगा, एक्ट 1935 से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। एक्ट 1935 में अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार गवर्नर को था। किसको था? गवर्नर को था। ये पीसीएस में क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन वर्तमान में अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार, जैसे स्पेस कहीं पे भी नहीं है तो स्पेस में जो भी व्यवस्था है वो अवशिष्ट सूची में रख दी जाएगी। कोई वायरस वगैरह आ जाता है, उससे रिलेटेड कोई व्यवस्था नहीं बन पाती तो उसे अवशिष्ट सूची में रख देंगे। उस पर कानून फिर कौन बनाएगी? संसद बनाएगी। इसका मतलब भारत में कानून बनाने का सर्वोच्च जो संस्था है वो कौन है? संसद है। संसद मीन्स लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इनको मिलाकर बनी संस्था को संसद कहते हैं। तो ये कहां पे है? भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां। मूल संविधान जब बना था तो भारतीय संविधान में 8 अनुसूची थी। संशोधन के बाद 4 अनुसूची को और ऐड कर लिया गया है। तो हमने बताया था स्वतंत्रता से पहले क्या व्यवस्था थी, ऐतिहासिक पहलू बताए। तो ये राजाओं के समय ना तो राजा पर भूमि का अधिकार था ना ही किसान पे था। गांव के समूह पर भूमि का अधिकार होता था। तो उस भूमि को किसान जो थे वो एक टैक्स पर ले लिया करते थे और राजा को टैक्स देते थे। टैक्स उतना हार्ड नहीं था। मान लो फसल नहीं हो रही आपकी तो राजा आपके टैक्स को क्या कर देता था? उस समय माफ कर देता था। और तो और जब अकाल वगैरह कुछ पड़ता था तो राजा खुद अपने भंडार से आपको क्या देता था? अनाज देता था खाने के लिए। अंग्रेजों के समय ऐसा नहीं था। अंग्रेजों के समय आपको टैक्स हर हालत में देना पड़ेगा और जो दर है उसी दर को देना पड़ेगा। आपकी भूमि खराब हो मतलब फसल खराब हो जाती है तो भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। आपकी जमीन नीलाम हो जाती थी, आपके पास ढेर सारा कर्ज हो जाता था और आप
अंग्रेजों की ही कंपनी में काम करके फिर बंधुआ मजदूर बन जाते थे। मान लो एक बार आप टैक्स चुकाने के लिए कर्ज भी ले रहे होते हैं तो जिंदगी भर उस कर्ज को नहीं चुका पाते थे, ब्याज की दर इतनी हैवी होती थी आप पर। तो ये थी शोषणकारी अंग्रेजों की व्यवस्था। इससे बेटर थी जो राजा थे अंग्रेजों से पहले, वो व्यवस्था टैक्स की। राजाओं के समय टैक्स भी ज्यादा नहीं था, 50% टैक्स था, जबकि इन लोगों ने, मैंने बताया था, कहीं कहीं दक्षिण भारत में रैयत वाली व्यवस्था में तो टैक्स की 70% से भी ज्यादा अंग्रेजों ने वसूली। और अंग्रेजों को जैसे जैसे फायदा दिखने लगा और वो टैक्स व्यवस्था को क्या करने लगे, चेंज करने लगे। तो ऑल ओवर व्यू हमको देखना पड़ेगा, तब हम हर एक क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो रैयत वाली व्यवस्था में हमने क्या बताया कि ये वारेन हेस्टिंग्स, पहले इजारेदारी व्यवस्था आई जिसे हम ठेकेदारी व्यवस्था कहते हैं। किसानों का बुरी तरीके से शोषण हुआ, किसने लागू की है, वारेन हेस्टिंग्स ने लागू की। शुरुआत में 5 वर्ष के लागू की, बाद में ये फिर 1 वर्ष के लिए लागू की। लेकिन जब इसे देखा कि इसने किसानों का शोषण किया है तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया, इसे खत्म कर दिया और एक नई व्यवस्था बना दी जिसे हम स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था कहते हैं। कब बनाई गई ये, तो सबसे पहले इसे जॉन सोर नाम से 1790 में ये व्यवस्था बनाई। उसके बाद में जेम्स ग्रांट शामिल हुए, इसमें कॉर्नवालिस शामिल हुए और 22 मार्च 1793 को ये 3 प्रांतों में लागू की गई, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। उसके बाद धीरे धीरे यूपी के बनारस में लागू हुई और उत्तरी कर्नाटक में ये लागू हुई। रिवीजन करा रहा हूं, ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। 1794 में सूर्यास्त का कानून पूछ लेगा आपसे। सूर्यास्त का कानून ये था कि भाई जमींदार अगर एक निश्चित तारीख से के सूर्यास्त होने से पहले अगर टैक्स ब्रिटिश कंपनी को नहीं पहुंचाता तो उसकी जमींदारी भी क्या हो जाती थी, नीलाम हो जाती थी। तो जमींदार भी परेशान हो गए थे इससे। जमींदारों ने फिर टैक्स देने के लिए किसानों का शोषण करना स्टार्ट कर दिया। तो घुमा फिरा कर शोषण किसका हो रहा है, भारतीय किसानों का शोषण हो रहा है। हमने कही थी इसमें टैक्स फिक्स था, भूमि पर लिया जाता था। भाई 10 बीघा भूमि है तो आपको इतना टैक्स देना पड़ेगा। आप करिए चाहे 5 बीघा में, लेकिन टैक्स आपको पूरा देना पड़ेगा। आंधी आए, तूफान आए, वर्षा आए, बाढ़ आए, तुम्हारी फसल खराब हो जाए, लेकिन आपको 10 बीघा की भूमि का पूरा टैक्स देना पड़ेगा। 5 बीघा बंजर है तो भी आपको देना पड़ेगा 10 का। तो किसानों की स्थिति बहुत ज्यादा बेकार हो जाएगी। उसके बाद हमने आपको यह बताया कि रैयत वाली व्यवस्था ही। मैंने बताया रैयत का मतलब किसान। अब एग्रीमेंट कंपनी किसान से करेगी, क्योंकि उसे पता जमींदार क्या कर रहे हैं, घपला कर रहे हैं भाई। तो किससे करेगी, वो किसानों से करेगी। रैयत का मतलब होता है किसान है। किसने लागू की ये व्यवस्था, तो अलेक्जेंडर रीड ने लागू की। कहां सबसे पहले, तो ये 1792 में सबसे पहले कहां लागू की, तो ये महाराष्ट्र के बारहल जिले में लागू की। और इस समय अब जमीन का मालिकाना किसके पास आ गया, तो रैयत मींस किसान, किसान के पास जमीन का हक आ गया। आगे चल के टॉमस मुनरो इस पर कानून बनाएगा और रिकार्डो के सिद्धांत पर यह लागू थी। रिकार्डो के सिद्धांत का मतलब यह होता है कि कुल उत्पादन पर लागू थी। वही कुल उत्पादन का 1/2% देना पड़ेगा, लेकिन कहीं कहीं ये कितना हो गया, 70% से भी ज्यादा देखने को मिला। मुंबई में, मद्रास में रेसिडेंसी में, असम प्रेसिडेंसी में यह व्यवस्था लागू की गई। कह सकते हो कि भाई ब्रिटिश भारत का जो जहां शासन था उसके 51% भाग में ये व्यवस्था लागू की गई और जो स्थायी बंदोबस्त है वो 19% भाग में लागू किया गया। पूछे भाई बम्बई प्रेसिडेंसी में कौन कौन आता था, उस समय तो महाराष्ट्र आता था और गुजरात आता था, ये आप याद रखोगे। सिंध में भी इस व्यवस्था को लागू किया गया था। सिंध वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है, उस समय वो भारत का ही था, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट महल वाली व्यवस्था। महल का मतलब क्या होता था, गांव का एक समूह या कोई गांव, उस गांव का ही मुखिया। अब क्या होता था, किसान से नहीं, अब व्यक्तिगत रूप से टैक्स नहीं वसूला जाएगा। अब भाई सभी किसान मिलकर के गांव के मुखिया को टैक्स देंगे और गांव का मुखिया क्या करेगा, भाई कंपनी को टैक्स देगा। तो व्यवस्थाएं चेंज की गई जैसी जैसी जरूरत पड़ी। किसानों ने, अंग्रेजों ने अपने लाभ के लिए भूमि बंदोबस्त व्यवस्था को चेंज किया। तो अब क्या होता था कि भाई अगर 1-2 लोग नहीं टैक्स दे पाते तो कोई बात नहीं, यहां किसान को थोड़ी राहत मिली तो वो चल जाता था बीच में, कोई दिक्कत नहीं है। किसने लागू किया 1819 में, तो हॉल्ट मैकेंजी, थॉमसन और वर्ल्सन ने ये व्यवस्था लागू की थी। 1822 में लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स आया, उसने कानून बनाया इस पे। और भारत के कितने क्षेत्र पे थी, तो ब्रिटिश भारत के 30% क्षेत्र पर यह व्यवस्था थी। पंजाब में इसका ज्यादा प्रभाव देखने को मिला और मध्य प्रांत में भी। पूछ लेगा मध्य प्रांत में कौन कौन आते हैं, आपको याद होनी चाहिए। एमपी, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत में आते हैं। तो ये हमने बताया आपको। इससे अगली जो क्लास होगी दोस्तों, आज के लिए इतना ही, वो इस टॉपिक की शेष क्लास होगी और उसके जस्ट बाद ही हम आपको इस टॉपिक पर आधारित जो लेखपाल में आने वाले क्वेश्चन हैं उनको कराएंगे।
उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी और ज़रूर आप हमारी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, शेयर किया करिए, सब्सक्राइब करवाया करिए। आप क्या करते हो भाई, क्लास बैठ करके बैठ जाते हो, ये भी नहीं सोचते कि सामने वाला क्लास बना रहा है। तो थोड़ा सा भाई उसकी महत्वता को समझें, जिससे कि आपको, ये मैं बता रहा हूँ, लेखपाल के साथ साथ विभिन्न एग्जाम भी इसी डिस्कशन से आपके निकल जाएंगे बेहद आसानी से। जिस समय मैं पढ़ाने पे आ जाता हूँ तो फिर बचता कुछ नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ आपको, कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि मैं आईएएस एस्पिरेंट हूँ भाई, मेंस लिख चुका हूँ आईएएस का, तो ये मेरे लिए टॉपिक बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आप क्या करिए, इसका महत्व समझिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को क्या करवाइए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करवाइए, बेल आइकन दबाइए उसका। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू दोस्तों।